नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं रूप सिंह चंदेल जी की लिखी कहानी रसोइया। मैंने देखा उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, बाल रूखे थे, शायद हफ्तों से उनमें तेल नहीं पड़ा था। हल्के पीले रंग की मैली कमीज उसने पहन रखी थी। कमीज कई जगह से फटी हुई थी। टांगों को उसने एक फटे पायजामे से ढक रखा था। फटी जगह उसने मोटे धागे से सिलाई की हुई थी। उसने हाथ में गंदा सा झोला लटका रखा था। अपनी निस्तेज आंखों से एकटक देखते हुए निकट आकर उसने मुझे नमस्ते की। एक क्षण के लिए उसके कदम ठिठके, किंतु न जाने क्या सोचकर वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर बाजार की ओर जाने वाली सड़क की ओर मुड़ गया। मैं उसे जाता हुआ तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके ओझल होते ही मैं हाथ में थामे उपन्यास को पढ़ने लगा था। प्रतिदिन मैं फैक्ट्री से लौटकर कमरे के बाहर कुर्सी डालकर कोई न कोई पुस्तक पढ़ने बैठ जाता था। उस दिन के बाद अब पास से गुजरते हुए वह मुझे नमस्ते करने लगा था। नमस्ते का जवाब देते समय मैं एक क्षण के लिए पढ़ रही पुस्तक से दृष्टि हटाकर उसकी ओर देखने के लिए विवश हो जाता, जब तक बाजार की ओर जाने वाली सड़क पर वह मुड़ नहीं जाता। मैं बिना पढ़े उसके विषय में ही सोचता रहता। धीरे धीरे मैं ऐसा अनुभव करने लगा था कि सोचने के लिए मेरे पास जितने भी विषय हैं उनमें एक विषय की बढ़ोतरी हो गई है। रोजाना वह शाम के समय वही फटी कमीज और पजामा पहने बाजार जाता है और उस गंदे झोले में ढेर सी सब्जियां ठूसे चुपचाप लौट आता। शायद यही उसकी दिनचर्या थी, या इसके अतिरिक्त भी वह कुछ करता था, मुझे ज्ञात न था। लगातार कई दिनों से मैं उसे देख रहा था, किंतु एक दिन भी मैंने उसके चेहरे पर खुशी की झलक न देखी थी। मुझे वह चलती फिरती जिंदा लाश की तरह प्रतीत होता था। एक दिन बाजार जाते समय वह मेरे पास आकर ठिठक गया और कुछ उदास स्वर में नमस्ते की। पुस्तक से दृष्टि हटाकर मैंने उसे देखा। वही रोजाना की हालत में वह सामने खड़ा था। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही उसने पूछ लिया, बाबूजी, आप यहाँ नए आए हो? हाँ, नया हूँ। वह कुछ सोचने लगा, शायद पुनः प्रश्न करने का साहस जुटा रहा था, या सोच रहा था कि अब क्या पूछा जाए। चुप्पी तोड़ते हुए मैंने पूछा, यहाँ क्या करते हो? मेस में खाना बनाई थे बाबू। क्या यहाँ मेस भी है? हाँ, वो सामने की बिल्डिंग है ना, ओही में मेस है। क्या मैं भी मेंबर बन सकता हूँ? मैंने कुछ उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ जरूर, लेकिन मुनीशरदा से पूछेगा पड़ी। ओही मेस के इंचार्ज हैं। ठीक है, उनसे पूछ कर बताना। मुझे लगा जैसे मेरे प्रस्ताव से वह प्रसन्न हुआ था। जरूर बताए बाबू साहब, जरूर। मुझे विश्वास हो गया था कि अब भोजन की समस्या सुलझ जाएगी। जब से यहाँ आया, ठहरने की व्यवस्था तो फैक्ट्री द्वारा बनाए गए अप्रेंटिसेज होटल में हो गई थी, किंतु खाने की ठीक व्यवस्था न हो पाई थी। अच्छे होटल के अभाव में आधे पेट रह रहा था। दूसरे दिन शाम को बाजार जाते समय वह मेरे पास आया। पूछने पर उसने बताया कि मुनीशरदा ने मेंबर बनना स्वीकार कर लिया है। रात में वह मेरी मुलाकात उनसे करवा देगा। मैं स्टेशन रोड पर स्थित एक चलता किस्म के होटल में भोजन करने जाया करता था। कहना यूं चाहिए कि पेट भरने जाता था। उस दिन जल्दी लौट आया और उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात 10 बजे के लगभग वह आया और मुझे मेस में ले गया। मेस में एक लंबे चौड़े बड़ी बड़ी आंखों वाले सज्जन भोजन कर रहे थे। उसने कहा, यही है मुनीशरदा। मुनीशरदा को नमस्कार कर मैं पास की बेंच पर बैठ, बातों का सिलसिला उन्होंने ही शुरू किया। वह भोजन के साथ साथ मुझसे बात भी करते जा रहे थे। उनका पूरा नाम मुनीश्वर बंदोपाध्याय था। फैक्ट्री में सहायक प्रबंधक, एक बार पेरिस भी घूम आए थे। 42-43 वर्ष के लग रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि वह अभी तक बैचलर है। हंसते हुए मुझे भी सलाह दी, अभी शादी वादी के चक्कर में मत पड़ना, दुनिया का मजा लो मजा। हम लोग काफी देर तक बातें करते रहे थे। दूसरे दिन से मैं मेस में भोजन करने लगा।
उसी दिन मुझे पता चला कि उसका नाम सियाराम। मुझे जोड़कर अब मेस में भोजन करने वालों की संख्या 18 हो गई थी। दोपहर लंच के समय वहां अच्छा खासा शोरगुल हो जाता था। सियाराम उस समय निकर और बनियान में दौड़ दौड़ कर खाना परोस रहा होता था। कभी वह प्लेट में चपाती लिए किसी की ओर लपकता दिखाई देता, तो क्षण भर बाद ही उसके हाथ में चावल, सब्जी या दाल दिखाई देती। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अंडे की सब्जी या मछली विशेष पसंद थी। जिस दिन ये चीजें ना होती वे हंगामा खड़ा कर देते। क्यों बे उल्लू का पट्टा, तुम ही आज मछली क्यों नहीं पकाया? साला कितना दफा बोला, मेरे वास्ते अंडा जरूर होना मांगता, पर ये ससुरा ऑलवेज अपने मन का करता है। अरे बाबा, पैसे की कमी है तो बोलता क्यों नहीं? लेकिन सियाराम बिना कुछ बोले इधर से उधर दौड़ता दिखाई पड़ता। मुनीश्वर दा का सभी सदस्यों पर काफी रोब दाब था। सियाराम तो उनकी कठपुतली सा था, वह जो भी कहते उसे करना पड़ता। लंच के समय मुनीश्वर दा कुछ देर आराम किया करते और सियाराम उनके पैर दबाया करता। दरअसल वह एक कोऑपरेटिव मेस था जिसके संचालक मुनीश्वर दा थे। वही सियाराम को वहां लाए थे। सियाराम को उन्होंने लगभग अपना व्यक्तिगत नौकर सा बना रखा था, इसलिए अपने सारे काम उससे करवाया करते थे। सियाराम के प्रति मुनिशरदा और मेस में अन्य सदस्यों की कुछ बातें मुझे पसंद न थीं, इसलिए मैं यंत्रवत मेस में जाता और भोजन करके चला आया करता। एक दिन एकांत पाकर मैंने सियाराम से पूछा, यहाँ क्यों फंसे हुए हो सियाराम? कोई छोटा मोटा धंधा क्यों नहीं कर लेते? इस पर उदास होता हुआ वह बोला, कहाँ जाई बाबू, धंधा के लिए तो पैसा चाहिए, बहुत भटके हैं, लेकिन कोई नौकरी भी नहीं मिलत। बात ठीक भी थी, बिना पैसे के छोटे से छोटा धंधा भी नहीं किया जा सकता। नौकरी की समस्या और भी गंभीर है। मैंने फिर पूछा, खाने पीने के अलावा जो पैसा तुम्हें मिलता है उसको जोड़ते क्यों नहीं? पैसा मिलते कहाँ है बाबू? क्यों? हमने एक बार 1000 रुपया मुनिशरदा से लेकर गांव भेजा रही, सो तब से को पैसा तनख्वाह नहीं मिली। 1.5 साल से ऊपर हुई गवा। मैं चुप हो गया था। उस दिन सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सियाराम घबराया हुआ कमरे में आया। उसने अपने हाथ में अंतर्देशीय पत्र थाम रखा था। मैंने पूछा, क्या बात है सियाराम, कुछ घबराए हुए दिखाई दे रहे हो? बिना कुछ बोले उसने अंतर्देशीय मेरी ओर बढ़ा दिया। पत्र लेकर मैंने पुनः पूछा, क्या बात है? क्या बताई बाबू, चारों तरफ से आफत ही आफत आ रही है। ये खत्मा बड़े भाई ने लिखा है कि 1000 रुपया भेज दो, नहीं तो अपनी मेहरारू लिवा ले जाओ। बताओ बाबू, क्या करें? रुआ से स्वर में वह बोला। पता नहीं कैसे वह मुझे अपना आदमी समझने लगा था। क्या तुम्हारी शादी भी हो गई है? मैंने आश्चर्य से पूछा। मेरे इस प्रश्न से वह कुछ शर्मा गया। मुनीश्वर दास से पूछा था, क्या कह रहे थे? मैंने बात बदल दी। उनको कल बंगला मिल गया है, आज उसमें चले गए हैं। कह रहे थे लिवा लाओ, बंगले में कुछ सफाई वफाई का काम कर दिया करेगी। लेकिन खर्च कैसे चलाओगे? मुनीश्वर कह रहे थे कि बबनी भी मेस में खाना खा लिया करेगी और अब तनख्वाह भी मिला करेगी। शायद पैसा वदा हुई गया है। ठीक है, लिवा लाओ, तुम्हें भी आराम हो जाएगा। शायद वह भी यही चाहता था, क्योंकि लौटते समय वह कुछ प्रसन्न था। दूसरे ही दिन वह पत्नी को लेने चला गया। 5 दिन तक मुझे फिर स्टेशन रोड पर खाने जाना पड़ा। 5वें दिन वह पत्नी को लिवा लाया और मैं इसके पास बने सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगा। पत्नी के आने के बाद उसकी हालत भी सुधरने लगी। अब उसके बालों में तेल पड़ने लगा था। फटी कमीज का स्थान नई कमीज ने ले लिया था। पायजामा की जगह वह पुराना पैंट पहनने लगा था। एक दिन मुनीश्वरदा लंच करने नहीं आए। उस दिन भोजन करके मैं मेस में पड़ी चारपाई पर कुछ क्षण के लिए आराम करने लगा। मेस के अन्य सदस्य जा चुके थे। सियाराम चारपाई के पास जमीन पर आकर बैठ गया। अब वह प्रायः खुशी नजर आता था। सभी से हंस हंस कर बातें करता था। आजकल कैसा चल रहा है सियाराम? मैंने पूछा। बस ठीक ठाक चल रहा है बाबू। गदोली पर तंबाकू मलते हुए वह बोला। अब तो तनख्वाह मिलने लगी है ना? हाँ बाबू। कुछ देर तक हम दोनों ही चुप रहे। वह पूर्ण मनोयोग से तंबाकू मल रहा था। तंबाकू को मसूड़ों के पास दबाकर कुछ दबी सी जुबान से उसी ने कहना शुरू किया। बाबूजी, मुझे जो 100 रुपया मिलते हैं उससे तो खर्च पूरा होता नहीं।
बबनी शाम को मुनिश्चिरदा के बंगले की सफाई कराती है, जिससे उसे भी 50 रुपया महीना उन्होंने बांध दिया है। मुनीश्वरदा ने उसे एक साड़ी और मुझे एक पैंट का कपड़ा भी दिया है। यह सब तो ठीक है, अब कुछ पैसे जोड़कर तुम धंधा, सब्जी वब्जी की दुकान या कुछ और शुरू करो। कब तक ऐसा काम चलेगा? आज 2 हो, कल को 3। वह कुछ शर्मा सा गया। कुछ देर बाद बोला, सो तो हमहु सोचित हैं बाबू, लेकिन पैसा अभी बच नहीं पावत। उसका चेहरा क्षण भर के लिए उदास हो गया था। महीने का आखिरी दिन था, वेतन मिला था। वेतन के दिन मैं मेस का हिसाब मुनीश्वरदा को चुकता कर दिया करता था। उस दिन शाम को मेस का हिसाब करने के लिए मैं उनके बंगले की ओर गया। दूर से ही वहां का दृश्य देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मुनीश्वरदा और सियाराम एक दूसरे में गुंथे हुए थे। मुनीश्वरदा के लंबे चौड़े और भारी भरकम शरीर के सामने नाटे कद का सियाराम नन्हा सा दिखाई पड़ रहा था, किंतु आज उसमें बला की स्फूर्ति आ गई थी। यदि 4 हाथ मुनीश्वरदा उसे मारते तो अपने को बचाता हुआ एक आध हाथ वह भी उनके मारता जा रहा था। अजीब दृश्य था वह, जिस सियाराम को मैंने मुनीश्वरदा के सामने भीगी बिल्ली की तरह देखा था। उसे इस प्रकार उनके ही साथ मारपीट करता देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। ऐसी कौन सी बात थी जिससे मुनीश्वरदा पर हाथ चला दिया? मैंने तो अभी तक उसे एक ऐसा व्यक्ति समझ रखा था जिसकी अपनी कोई वाणी नहीं होती, जो परिस्थितियों की झंझावातों में पड़कर अपने अस्तित्व तक को भूल जाते हैं। घटना की वास्तविकता जानने के लिए मैंने जल्दी जल्दी साइकिल के पैडल चलाने शुरू कर दिए। बंगले के निकट पहुंचकर मेरी दृष्टि सियाराम की पत्नी पर पड़ी। वह एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसकी धोती कई जगह फट रही थी और शरीर में खरोच के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसके नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे थे। मुनीश्वरदा ने सियाराम को गेट से बाहर निकल जाने के लिए धक्का दिया। वह गेट के पास जाकर रुक गया और बोला, दादा, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इज्जत वाला हूं। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गिरे हुए। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही मुनीश्वरदा ने चीखते हुए कहा, चुप साला, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाता है। निकल जाए यहां से। खबरदार जो मैं इसमें कदम रखा। वह क्रोध से कांप रहे थे। इल्जाम? देखो बाबू, बड़ा दूध का धुला बन रहा है आपके सामने। मेरी ओर मुखातिब होकर सियाराम बोला, बाबू, मुझे नहीं मालूम था इसके मन में पाप है। वह तो मैं आज बबनी को लेने जरा जल्दी आ गया। उसकी चीखें सुनकर अंदर पहुंचा तो देखा यह राक्षस उसे नोचने की कोशिश कर रहा था। चुप बदमाश, निकल जाए यहां से, नहीं तो अभी सिर फोड़ दूंगा। मुनीश्वरदा फिर गरज पड़े थे। मैंने देखा उनके हाथ में लोहे का 3-4 फुट लंबा रॉड था। सिर आप क्या, पहले मैं ही फोड़ दूंगा। सियाराम ने पैरों के पास पड़ी सरिया उठा ली। वह मुनीश्वरदा की ओर बढ़ा। मुनीश्वरदा अपने स्थान पर खड़े थे। कहीं दोनों एक दूसरे पर प्रहार न कर दें सोचकर मैं जल्दी से साइकिल से उतरा और उधर बढ़ा। अभी मैं गेट के पास पहुंचा ही था कि देखा मुनीश्वरदा पीछे हटने लगे थे और सियाराम आगे बढ़ता जा रहा था। क्षण भर बाद ही मैंने देखा मुनीश्वरदा भाग खड़े हुए थे। पिछले गेट से वह कहाँ चले गए पता नहीं चला। सियाराम ने सरिया वहीं फेंक दी। मेरी ओर मुड़कर बोला, बाबू, मुझसे गलती हुई हो कभी तो माफ करना। इसके आगे वह कुछ बोल नहीं सका। उसका स्वर भीगा हुआ था। उसने पत्नी को आवाज दी और उसे लेकर तेजी से वहां से चला गया। मैं हतप्रभ उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके बाद वह मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ा। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की लिखी कहानी रसोइया।